Good morning, dear students. Today we are going to start the topic enzyme leakage and cell death. ये हमारे पैथोफिजियोलॉजी के जो बेसिक चैप्टर है उसी में एक हेडिंग है एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ कि एंजाइम लीक कैसे होता है और सेल डेथ कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो इस सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पिछले कई लेक्चरों से आपको ध्यान में ही होगा कि लाइसोसोम वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं एंड दे आर responsible for degradating the intracellular products and they recycle them, उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। तो we know that lysosomes receive intracellularly degraded products and a recycling of these cellular constituents is done. Why? Because these are required to be finally degraded. उसका जो फाइनल डिग्रेडेशन है वो होना है। मतलब जब सेल डेथ होती है या सेल की जो एज पूरी हो जाती है उस समय या इंजरी की वजह से जब सेल डेथ होनी है तो उसका एक सीक्वेंस है। आपने देखा था इंजरी के केस में नेक्रोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस देखा था। तो ये हो कैसे जाता है, हाउ दीज एंजाइम्स कैन प्ले द रोल। तो ये जो आपके डिग्रेडेशन जो होता है वो एक नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें और उस क्लास को कहते हैं हाइड्रोलेसिस। अब हाइड्रोलेसिस क्या होते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जो क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ वाटर, यूजिंग वाटर, उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब छोटा मोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़ा मोलिक्यूल। अब जो बड़े मोलिक्यूल हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सेल ऑर्गेनल्स में, इन सेल ऑर्गेनल्स को बनाने में, जो साइटोस्केलेटन है उसे बनाने में। ठीक है, देन आपने देखा मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है, राइबोसोम्स, देन यू हैव सीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल दीज cell organelles are made of these macromolecules. When cell is dying, a processing is required. So this processing is known as the digestion. उसको कहते हैं कि उसको हजम करना। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि जो सेल का जो पतन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, वो इन एंजाइम्स की मदद से होता है जिनको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और या फिर एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोल देते हैं हम इनको। सो हाइड्रोलिसिस उदाहरण के लिए जैसे फॉस्फेटेजेस हैं, ठीक है, न्यूक्लिएजेस हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, पेप्टाइडेजेस हैं, देन सल्फाटेजेस, लाइपेजेस, इस प्रकार से बहुत है, नाना प्रकार के इसके अंदर जो एंजाइम हैं वो। तो ये सारे के सारे सक्षम हैं किसमें? इन डाइजेस्टिंग मेजर सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स। उन सारे के सारे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने भी होते हैं इसके सेल के, जो सेल के काम के नहीं रहे अब, तो उनका वो डाइजेशन करते हैं। एक न्याय संगत से आप ये कह सकते हो कि जैसे जो यूजफुल कुछ बॉडी के अंदर जो यूजलेस चीज़ें वो बॉडी से बाहर जाती है, जो यूटिलाइज हो सकती है उसको किसी न किसी रूप में बॉडी का मैकेनिज्म है वो इसको रीयूज कर लेता है। ठीक है, नाउ जो एंजाइम लीकेज है, एंजाइम लीक होगा, किसी ना किसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। कैटालाइज का अर्थ क्या होता है? कैटालाइज का अर्थ होता है कि
एक कैटालिस्ट ना तो रिएक्शन का खुद हिस्सा होता है, ये सिर्फ वहाँ मौजूद रहता है एक उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट दे हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर ऑफ द रिएक्शन, नॉट पावर, रादर आई मस्ट से स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि हाई स्पीड पर रिएक्शन हो गया या स्लो स्पीड पर हो गया। तो ये कैटालिस्ट, जैसे समाज में आप लोग देखते हो कि कुछ लोग होते हैं कि चुगली करते हैं, जैसे दो लोगों को भिड़ा दिया आपस में और खुद का कुछ नहीं गया, वो कैटालिस्ट की भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से ये एंजाइम्स होते हैं। तो अभी आपने जो है जाना कि एंजाइम्स जो लाइसोसोम क्यों रिसीव करती है इंट्रासेलुलर डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स को, उनको रिसाइकिल करने के लिए सेलुलर प्रोडक्ट्स को, और ये किसके माध्यम से होता है, हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से होता है। और हाइड्रोलाइसिस जो हैं ये वो एंजाइम है जो कैटालाइज करते हैं क्लीवेज ऑफ केमिकल जो आपके बॉन्ड्स हैं, खास करके आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 67B पेज, मतलब 67 पेज का जो नीचे का पोर्शन है उसके ऊपर जो है लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस। जो है हमें बताना है कि लाइसोसोम्स के अंदर कितने प्रकार के जो है, कितनी क्लासेस या कितने ग्रुप इनके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस होते हैं वो क्या होते हैं, कैथेप्सिन प्रोटीजेस which can be divided into 3 subgroups according to their active amino acid site। उसकी अमीनो एसिड की जो एक्टिव साइट कौन सी है उसके आधार पर जो है इनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। इसको 3 ग्रुप को हम देखते हैं, उससे पहले आप एक बार वापस पिछले पेज पर जाइए। ये जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया था ना, फॉस्फेटेजेस का एग्जाम्पल दिया गया था, न्यूक्लिएजेस का एग्जाम्पल दिया गया था, या ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया था ग्लाइकोसाइडेजेस का, प्रोटीएजेस का, पेप्टाइडेजेस का, सल्फेजेस का। तो ये क्या है, इनकी क्वालिटी है, दीज हाइड्रोलाइजेस हैव देयर क्वालिटी। क्या क्वालिटी है इनकी, ये अलग अलग बॉन्ड्स को जो है जो ब्रेकेज होता है उसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शन को ये कैटालाइज, जैसे आपके ये फॉस्फेट जो टेजेस हैं ये क्या करते हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है उसको हटाने के लिए जो रिएक्शन चल रहा होगा वहाँ इनकी भूमिका रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप न्यूक्लिएजेस का देख लीजिए, जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने में मदद करते हैं। ग्लाइकोसाइडेजेस शुगर की जो होता है उसको तोड़ने में मदद करते हैं। इसी प्रकार प्रोटीजेस एंड पेप्टाइडेजेस ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो इनके नाना प्रकार की ये जो हैं इनकी अलग अलग भूमिका है। अब हमने जैसे देखा कि लाइसोसोमल जो हाइड्रोलाइसिस हैं, ठीक है, ये कैथेप्सिन प्रोटीजेस हैं और इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव अमीनो एसिड साइट, जो उनकी एक्टिव अमीनो एसिड साइट होती है उसके आधार पर हम इनको, तो सबसे पहले जो आता है 3 के नाम करता हूँ, पहला है सिस्टीन और दूसरा है एस्पार्टेट और तीसरा है सेरीन। तो जो सिस्टीन कैथेप्सिन हैं वो हैं BC, ये कैपिटल लेटर होता है अल्फाबेट का, सो BCHFKLOSVWX और Z। तो अब मान लो मैं O पर आ गया, ठीक है, O को अगर पूरा बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, इसको बोलूँगा सिस्टीन कैथेप्सिन O। मान लो H को अकेले को बात करनी है मैंने, तो मैं करूँगा सिस्टीन H कैथेप्सिन। तो ये करीब आपके 12 हैं ये जो सिस्टीन है, ठीक है। फिर इसी प्रकार आप आइए इसका दूसरा सब ग्रुप एस्पार्टेट, इसके अंदर आप एस्पार्टेट कैथेप्सिन D और E,
दो को इस ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि जो अमीनो एसिड ग्रुप है उसके आधार पर ये दोनों बहुत क्लोज हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो सेरिन कैथेप्सिन जी की है। तो इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ देखिए सिस्टीन, फिर बी सी एच, इस प्रकार से हमने इनको जो है के एल ओ एस वी इस तरीके से देखा। फिर आपने देखा जो नेक्स्ट क्लास है इसकी, दैट इज एस्पार्टेट, ये देखो डी एंड ई, और फिर सेरिन जी एंड कैथेप्सिन, सेरिन कैथेप्सिन्स जी। अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन है, द इम्पोर्टेंट इज जो कैथेप्सिन्स हैं इनके इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो इस लाइसोसोम्स जो हैं, लाइसोसोम्स तो अब आपको ध्यान में है कि लाइसोसोम्स वो हैं जिसको आप सुसाइडल बैग बोलते हो, ठीक है। और लाइसोसोम्स इन एंजाइम्स को रिलीज करती हैं जब आवश्यकता पड़ती है प्रोसेसिंग की। तो अब हमने ये देखना है कि इनका लाइसोसोम का और उनके कैथेप्सिन्स का भूमिका क्या रहती है, उनका क्या रोल रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन टर्नओवर होती है, इसका अर्थ है कि कितने प्रोटीन उसके बने इंट्रासेलुलर में, ठीक है। ये उसको जो है कंट्रोल करते हैं। क्यों? जितनी आवश्यकता होगी सेल के अंदर प्रोटीन्स की, तो ये रिएक्शंस को उतना ही जो है कैटालाइज करेंगे। जब प्रोडक्ट जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कैटालाइज करना बंद कर देंगे, तो इसके माध्यम से ये बैलेंस को बनाकर रखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है आपका, दे आर इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या अर्थ है, जब 2, 3, 4 स्फेरिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो अगर उनको आसपास में 10, 15, 20 स्फेरिकल, मतलब जैसे 2-4 फुटबॉल को आप इकट्ठा करोगे तो वो कोने से कोना नहीं जुड़ेगा उनका, क्योंकि कोना होता ही नहीं है, तो बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। उस स्पेस के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये उस मैट्रिक्स को डिग्रेड करने में काम करेगी, क्योंकि जब एक सेल का डेथ होगा तो सेल को कंप्लीटली वो स्पेस खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको डिटैच भी होना है उसके साथ से, तो वो डिटैचिंग की पावर जो है वो इनके पास है। वहाँ भी ये जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो इनके माध्यम से होंगे। फिर कैथेप्सिन्स आर इन्वॉल्व इन बोन रीमॉडलिंग, जो बोन्स हैं उनका जो शेप होता है, ठीक है, रीमॉडल होता रहता है। रीमॉडल का मतलब शेप का चेंज होना, क्योंकि जैसे जैसे बोन्स बनती हैं वो शुरू से जैसी हमारे पास है ऐसी नहीं होती, ये जो फीटस होता है वहीं से बननी शुरू हो जाती हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं उसके अंदर वो सब बोन्स रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे पैदा होने के बाद भी ये रीमॉडलिंग उसकी चलती रहती है। फिर हैव रोल इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब हम जो इम्यूनिटी का जो हमारा चैप्टर है वहाँ इस चीज़ को मैं थोड़ा और विस्तार से लूँगा, लेकिन आप इतना ध्यान दें कि जब कोई प्रोटीनियस नेचर का सब्सटेंस हमारी बॉडी को अटैक करता है तो बदले में एंटीबॉडी पैदा होती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन सब्सटेंस जो है उसको पहचाना जाता है और फिर उसको जो है एंटीबॉडी के समक्ष जो है पेश किया जाता है। आप इसको इस तरीके से समझें कि चोर को पकड़ के लाया जाता है और उसके बदले में जो उसके जो मैक्रोफेजेज है जो रिक्वायर्ड उसकी किलिंग है उसको वो करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन, इसको हम डिटेल में इम्यूनिटी वाले चैप्टर में लेंगे। फिर देन जो आपके लाइसोसोम्स हैं और कैथेप्सिन्स हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल इन कीपिंग ऑफ आपका
they have role in pro-hormone process, epidermal homeostasis, sorry, responsible in keeping epidermal homeostasis. होम्योस्टेसिस का मतलब तो अब आपको ध्यान आ ही गया, हमने होम्योस्टेसिस कवर किया, ठीक है। लेकिन होम्योस्टेसिस अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि होम्योस्टेसिस कुछ नहीं है। एक सेल की बात ले लो आप, सेल के होम्योस्टेसिस की बात कर लेते हैं। सेल के अंदर प्रेशर कितना है, बाहर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, और वापस जो है सेल अपने नॉर्मल जो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर आ जाएगी। तो ये एक लिमिट है, जिस लिमिट के बीच इधर उधर ये वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये उसकी वेरिएशंस की लिमिट है। दूसरा आपका एग्जांपल पीछे हमने बात किया था कि जैसे पल्स है या ब्रीदिंग रेट है या हार्ट की जो धड़कन है, ठीक है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकती है, नो। तो एक रेंज है। फिर अपने ब्लड प्रेशर की बात की थी। ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि 80 mm ऑफ Hg से लेके 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, 150 हो जाएगा तो आप कह दोगे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन अगर लंबे समय तक रहेगा इसका मतलब कुछ होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट गलत हो गया, होम्योस्टेसिस से बाहर चला गया, उसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे बाहर चला गया। इसी प्रकार जो एपिडर्मल का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन है, उसके जो कंपोनेंट्स का, उनके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं विद इन रेंज उनको रखना, इसका मतलब है एपिडर्मल होम्योस्टेसिस। फिर हम बात करेंगे दे हैव रोल इन प्रो हार्मोन प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब जितने भी जो हार्मोन होते हैं उनको जब बनना होता है तो पहले प्रो हार्मोन रिलीज होता है, या किसी हार्मोन की रेगुलेशन के लिए प्रो हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो हार्मोन है वो किसी न किसी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। से फॉर एग्जांपल वो हार्मोन इन्वॉल्व हो सकता है, हम मान सकते हैं कि इसका CNS को मेंटेन करने के लिए, या सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या फिर आपके ये जो कैंसर सेल होती है उसके इन्वेजन के लिए, मतलब उस पर हमला करता है। आपने ये पढ़ा है ना पिछले पेज पर, एपोटोसिस पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो हमने कहा था प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब प्लानिंग से जो डेथ की जाती है उसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। तो उसका अर्थ क्या था कि लाइसोसोम को इशारा होता है कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम, उस केस के अंदर अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था, रिलीज हो रहा था आपके जो अपन ने दैट रिलीज वाज कैथेप्सिन रिलीज हुआ था इन केस ऑफ द प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जिसके अंदर आपने पढ़ा था। आई एम रिकॉलिंग दैट, लेट मी सी बी, दैट वाज 1 मिनट। ये देखिए, जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन था हमारा पिछले, वो फिजिकल इंजरी में था, वो दैट वाज सॉरी इन केमिकल इंजरी, दैट वाज इन केमिकल इंजरी। तो मेंटेन द रेगुलेट्स द डेथ एंड सेल इन्वेजन। हाँ, आपने एग्जाम्पल जो वो है वो इस प्रकार से है कि जो कैथेप्सिन बी है ना, जैसे कैथेप्सिन बी कहाँ से रिलीज होगा, इट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द लाइसोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करेगा, ऐसा अपन ने आपको बताया था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करेगा तो उसमें से साइटोक्रोम C निकलता है उसमें से, ठीक है, और कैस्पेजेस निकलते हैं, और ये डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने कहा कि कैंसर सेल इन्वेजन मीन्स व्हेन
कैंसर सेल इज इन्वेडेड, उस पर हमला होता है, व्हेन दैट इज किल्ड, मतलब वी कैन यूज दीज एंजाइम्स थेराप्यूटिकली, अगर इनको रेगुलेट कर ले, हम इनको रिलीज करवा सकते हैं, तो जो अनवांटेड सेल्स हैं उनको एपोटोसिस के माध्यम से हम उनको किल कर सकते हैं। देन कम टू दी नेक्स्ट पेज, ये आपका आ गया पेज नंबर 68, ठीक है, यस दिस इज 68। नो सी, जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रेगुलेशन ऑफ ओवरऑल जो सेल नंबर है, हमारे जो सेल नंबर होता है किसी भी टिश्यूज के अंदर, वो सेल नंबर कितना है दैट इज कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ सेल्स कितना होगा, मतलब उनका वेट बात करेंगे आप, ठीक है, वो भी अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग अमाउंट होता है, ठीक है। फिर तीसरी चीज, अगर ज्यादा सेल्स बन जाएंगी तो क्या होगा, उन सेल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दीज मस्ट बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द टिश्यू, जिस टिश्यू की भी बात कर रहे हैं। दीज थ्री थिंग्स आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये खास बात जो है नोट करने की है, जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, कि रेगुलेशन ऑफ ओवरऑल सेल नंबर, कितने सेल नंबर हैं, एज वेल एज द अमाउंट ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दी डिफरेंट टिश्यूज, वो कितना है, वो अमाउंट भी कांस्टेंट है। और साथ साथ में तीसरी बात, नीड फॉर ए मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेटिंग अनवांटेड सेल्स, जो जरूरत से ज़्यादा सेल्स बन गई हैं उनको एलिमिनेट करना है। उनके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो इंट्रा जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर काम किए हैं तो दूसरी सेल्स के लिए यूज किया जाएगा उनको, ठीक है। ये बातें जो है फंडामेंटली इंपॉर्टेंट हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसको इस तरीके से कह सकते हैं आप कि व्हाट, हाउ मच एंड हाउ मेनी, मतलब व्हाट इज द सेल नंबर, कि वो सेल नंबर कितना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द टिश्यूज, ये भी कांस्टेंट है। फिर हाउ मेनी अनवांटेड सेल्स आर एलिमिनेटेड, कितनी जो ऐसी सेल्स जो अनवांटेड थी, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनको एलिमिनेट बॉडी से कर दिया। तो जो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एपोटोसिस इज द प्राइमरी मीन्स टू एलिमिनेट अनवांटेड सेल्स विदाउट एंजाइम लीकेज, ठीक है। क्या हुआ, अगर इन सेल्स को किल करना है, एक्स्ट्रा सेल्स को किल करना है, तो बिना एंजाइम लीकेज के आप जो है एपोटोसिस के माध्यम से उनकी सेल डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। जो बात इससे निकल के आती है ना कि हमारे सेल नंबर कितना है दैट इज कांस्टेंट, उससे 10, 20, 30 ज़्यादा सेल्स भी नहीं होंगी वहाँ जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की हम बात करेंगे, ठीक है। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द टिश्यू, टिश्यूज के अंदर सेल्स का अमाउंट कितना है, ये भी कांस्टेंट है। और कितनी एक्स्ट्रा बन गई, ठीक है, और दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ये जो है कांस्टेंट रेट ऑफ एलिमिनेशन है, उसके माध्यम से ये सेल्स जो है कंटिन्यूसली एलिमिनेट होती रहती है। एलिमिनेट को आप कहिए कि उड़ा देना, ठीक है, एलिमिनेट करता है उड़ा देना। तो यहाँ उड़ा देने से मतलब है कि उसको काम में नहीं लेना, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट साइट, और अगर वो कहीं और यूज हो सकते हैं उसके कंपोनेंट्स तो उनको यूज करती है बॉडी। फिर ये जो एपोटोसिस है, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इसका फायदा क्या है, दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग द इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद नेक्रोसिस। अगर ये जो अभी आपको बात बताई है कि बिना एंजाइम लीक हुए एपोटोसिस के माध्यम से ये जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज मिलता है, इसका ये फायदा मिलता है कि अगर एपोटोसिस की बजाय नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस में आपने देखा ना कि सेल जो गलने लगती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब सेल को उतना डिग्रेड करने में इतना टाइम लगेगा, देन दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल जो है, इन्फ्लेमेशन
बेवकूफ है यार तू। द इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोसिएटेड विद नेक्रोसिस, एग्जाम्पल लेते हैं हम ल्यूकेमिया सेल्स का। अब आपको उदाहरण देते हैं। ल्यूकेमिया, जो WBC का कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कि जो बाईफॉस्फेनिक पैलेडोसाइकिल कॉम्प्लेक्स BPC जिसको बोलते हैं, उसको इंड्यूस्ड जो एपोटोसिस है ल्यूकेमिया सेल के अंदर, उसके माध्यम से जो है सेल्स, दीज सेल्स जो है दे डाई। नाउ आई हैव ड्रॉन ए डायग्राम फॉर यू। नाउ सी थ्रू दिस डायग्राम। ये BPC क्या है? BPC जैसा BPC से एक ये जो आपके लाइसोसोम थे ना, इस दिशा में एक एरो होना चाहिए। एरो मैं नहीं बना पाया इसके अंदर, जरा आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लें। तो BPC जो कॉम्प्लेक्स है ये लाइसोसोम्स को से रिलीज करवाएगा कैथेप्सिन B, इसको इंड्यूस करवा देगा। या तो सेल रप्चर हो जाएगी या लीकेज हो जाएगा, ठीक है। कैथेप्सिन B अब जो है इट हैज कम इन दी साइटोसोल, अब साइटोसोल के अंदर आ गया। अब यहाँ क्या है, दो तरीके हैं। एक तो ये कैथेप्सिन B जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिर ये दोनों मिलकर कैथेप्सिन B और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दोनों मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया पर अटैक करेंगे एंड विच विल लीड टू रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C एंड एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस, और ये मिलकर जो है सेल डेथ को जो है काज करेंगे। सो BPC में डायरेक्टली टारगेट लाइसोसोम्स, ये डायग्राम में देखा ना कि एरो आता है और कैथेप्सिन, ये BPC इसको करता है, ठीक है। डायरेक्टली टारगेट लाइसोसोम्स एंड इंड्यूस लाइसोसोम्स लीकेज, लाइसोसोम की लीकेज होगी, और पार्शियल रप्चर लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कैथेप्सिन B फ्रॉम लाइसोसोम्स टू साइटोसोल। अब देखिए कैथेप्सिन B, आपको चौकोर बक्सा बनाया ना, इससे थोड़ा सा ये आपको ब्रेक दिखा रखी है इसकी वॉल, इससे मतलब ये इसको तोड़कर इसमें से रिलीज हुआ है, कैथेप्सिन B हो गया। अब कैथेप्सिन B चाहे तो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करे, और अगर चाहे तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करके उनको साथ लेकर ये दोनों मिलकर इस पर हमला करें, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर समझिए, मैं रिपीट करता हूँ। BPC में डायरेक्टली टारगेट लाइसोसोम्स एंड इंड्यूस लाइसोसोम्स लीकेज और पार्शियल रप्चर लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कैथेप्सिन B फ्रॉम लाइसोसोम्स टू साइटोसोल। तो लाइसोसोम से साइटोसोल के अंदर कैथेप्सिन B आ गया। अब इसकी भूमिका जो है कैथेप्सिन B की, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करना है इसने, या फिर बायोएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको साथ लेना है और फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया पर अटैक करना है, और इस साइटोक्रोम C और कैस्पेसिस को एक्टिवेट करवाकर सेल डेथ करवानी है। सो कैथेप्सिन B may convert certain unknown substances to bioactive molecules। कुछ अननोन सब्सटेंसेस थे, उनको इन्होंने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। बायोएक्टिव का अर्थ होता है कि जो बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोलॉजिकली उसमें जो एक्टिव मॉइटी होती है उसमें अपना रोल प्ले करवा सकती है, वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये इनर्ट हो सकता है, लेकिन इसको कैथेप्सिन B ने जगा लिया, क्योंकि इसकी खुद की ताकत नहीं थी, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक कर पाता, तो इसने सहायता ली कि औरों को साथ लेता हूँ, तो इसने लेकर माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक किया। तो कैथेप्सिन B may convert certain unknown substances to bioactive molecules which may attack other cellular organelles। एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला होता है, इसी प्रकार से ये न्यूक्लियस पर भी ये हमला कर सकते हैं, जैसा ये आपको नीचे लिखा ना। देन एट लास्ट, मोरओवर कैथेप्सिन B may directly attack other cellular organelles due to attack of कैथेप्सिन B एंड, और मतलब अकेला कैथेप्सिन B अटैक करे, या कैथेप्सिन B और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स करें, या कैथेप्सिन B करें, या सिर्फ अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल करें, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में अंडरगो एपोप्टोटिक अल्टरेशंस। ठीक है, एपोप्टोटिक अल्टरेशंस क्या थे? अगर एपोप्टोटिक आपने देखा होगा, वो ब्लैबिंग जो होती थी ना, आपको समझाई थी, जिसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बनती थी, वही चीज जो है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होगी। 10 एपोप्टोटिक फैक्टर्स, जिसमें हम VIZ विजुअली मतलब नेमली साइटोक्रोम सी हो गया और कैस्पेसिस आर लीस्ट और एक्टिवेटेड एंड एक्सक्रीट, ठीक है, एंड एक्सिक्यूट एपोटोसिस। तो इस तरीके से जो है लीकेज का, एंजाइम का जो लीकेज होता है, ठीक है, वो सेल डेथ काज करता है और एपोटोसिस को एग्जीक्यूट करता है। एक बार शुरू से आज का लेक्चर जो है, इट वाज पेज नंबर 67। ठीक है, आपको क्या बताया था कि एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होती हैं, इसके पास ये एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, और लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग कहलाते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक है, जब सेल को अंदर ये जरूरत से ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं और जितने भी ये बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं और सेल अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। फिर आपको ये बताया कि डिग्रेडेशन कौन करता है इनका, वो करते हैं हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस आपको बता दिया, फॉस्फेटेजेस, न्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेजेस, सल्फाटेजेस एंड लाइपेजेस, ये सारे के सारे जो हैं ये कौन हैं? ये एंजाइम्स हैं जो एक कैटालिस्ट हैं। इनकी भूमिका है कि ये मिलकर प्रेजेंट होकर रिएक्शन के अंदर उसको कैटालाइज करेंगे। दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन देमसेल्व्स। ठीक है, और जितने बॉन्ड ब्रेक होने हैं, केमिकल बॉन्ड, खास के कोवेलेंट बॉन्ड, उनको ये कैटालाइज करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव सीन दैट वी कैन ग्रुप इन 3 टाइप्स, जिसमें आपने सिस्टीन के अंदर आपने 12 कैथेप्सिस किए, फिर एस्पार्टेट में आपने 2 लिए और 2 थे D&E, और फिर सेरिन जी कैथेप्सिन है वो 1 है। तो इनका जो रोल है अपन ने देखा, सबका क्या रोल है। दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर प्रोटीन टर्नओवर। फिर आपने ये देखा कि डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसको डिग्रेड करने में इनकी भूमिका है। देन यू हैव सीन कैथेप्सिस आर इन्वॉल्व इन बोन रीमॉडलिंग। Then you have also seen that they have a role in antigen presentation. जब ये एंटीजन से रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, then they are responsible for keeping epidermal homeostasis that you have also seen. ठीक है, and you also know that they have a role in pro-hormone processing, which maintains the CNS, regulates the cell एंड दिस कैंसर सेल इन्वेजन। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में आपने जानी। फिर आपने देखा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसके अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टिश्यू दैट इज कांस्टेंट, देन हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द टिश्यूज, दिस इज आल्सो ए वैल्यू, कांस्टेंट है, ग्राम में है या जितना भी है वो। देन हाउ मैनी सेल्स आर एलिमिनेटेड, जो अनवांटेड जो सेल्स हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, दीज आर एलिमिनेटेड। तो ये सारी बातें जो है आपने देखा कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ये खासियत होती है। और हमने ये भी जाना कि जो एपोप्टोसिस होता है उसकी क्यों आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होगा तो अल्टरनेटिवली सेल हैज टू गो फॉर नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस में आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन जो है इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द नेक्रोसिस, एंड दिस इज नॉट ए हेल्दी प्रोसेस, क्योंकि कितनी सेल्स को एलिमिनेट करना है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर नॉर्मल प्रोसेस के अंदर हर बार नेक्रोसिस होगा और इन्फ्लेमेशन होगा, द पर्सन विल नॉट फील हेल्दी। सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ नेक्रोसिस
इन सेल्स के एलिमिनेशन के लिए एपोटोसिस जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है उसका यूज होता है। फिर हमने उदाहरण लिया कि किस प्रकार से ल्यूकेमिया के अंदर जो कैंसर होता है, WBC जो होता है, हाउ BPC आपका बाइफॉस्फेनिक पैलिसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स BPC इंड्यूस्ड एपोटोसिस इन ल्यूकेमिया सेल्स हमने देखा। इसका मतलब है जो BPC है वो लाइसोसोम्स को कैथेप्सिन B रिलीज करने के लिए मजबूर करता है। अब कैथेप्सिन B जो है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को और दूसरी सेल ऑर्गेनल्स को अटैक कर सकता है, लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करता है तो यहाँ से आपके साइटोक्रोम C और कैस्पेसिस रिलीज होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डेथ। जिस सेल में भी ये बात हो रही है और या जहाँ भी इस टाइप का प्रोसेस चल रहा है वहाँ उस ऑर्गन की, उस टिश्यू की, वहाँ की ये सेल। अल्टरनेटिवली अगर कैथेप्सिन B अकेला माइटोकॉन्ड्रिया से ये सब रिलीज नहीं करवा सकता और या अन्य जो आपको क्या कहते हैं चाहिए आपके बायोमोलिक्यूल्स, तो ये क्या करेंगे, जो इनर्ट मॉलिक्यूल्स है ना, कैथेप्सिन B कहेगा कि इनर्ट मॉलिक्यूल्स को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेगा। जो इनर्ट थे अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको इसने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के कारण क्या हुआ, अब दे आर इन ए पोजीशन टू अटैक द सेल ऑर्गेनल्स। तो जब कैथेप्सिन B और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलकर व्हेन दे विल इन्वेड माइटोकॉन्ड्रिया, दे विल फोर्स माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज साइटोक्रोम C and caspases. And what happens after the release of these? The apoptosis is executed. जो सेल डेथ होनी है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, that is executed by apoptosis. So this is how. So today's जो लेक्चर आपका था, this was regarding कि जो एंजाइम लीकेज होती है वो कैसे सेल डेथ करवाती है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अगर नेक्रोसिस से डेथ हो तो उसमें इन्फ्लेमेशन की समस्या आ जाएगी, और हमने ये जाना कि जो फंडामेंटल इम्पोर्टेंस की 3 बातें हैं सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या है, एक तो इनका सेल नंबर कांस्टेंट होता है, नंबर 2 क्या जाना हमने कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सेल्स जो है वो भी कांस्टेंट है, और तीसरा हमने ये जाना कि जो एक्स्ट्रा सेल्स बन जाती हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए अगर हर बार नेक्रोसिस होगा तो स्वस्थ आदमी बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो नेक्रोसिस का रूट नहीं चूज किया जा सकता, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उससे। ठीक है, आदमी जो है हेल्दी पर्सन भी बीमार रहेगा इस प्रकार से। तो अल्टरनेट जो प्रोसेस है एपोटोसिस का, उसके माध्यम से इन सेल्स को इस तरीके से एलिमिनेट करता है। इस प्रकार से ये अपने उदाहरण के तौर पर जो कैथेप्सिन B एंजाइम है उसका एग्जाम्पल लिया है हमने। इस प्रकार से नाना प्रकार के एग्जाम्पल हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स के द्वारा वो जो है अटैक करते हैं और उनसे जो बायोमोलिक्यूल्स को एक्टिवेट करवाकर रिलीज करवाने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो इस प्रकार से हर सेल के जो एवरी सेल ऑर्गेनल है दैट कैन बी डिग्रेडेड। डिग्रेडेड का मतलब उसका पतन करना, उसको खत्म कर देना, इस प्रकार से उसको खत्म किया जा सकता है। तो इसी के साथ अपना आज जो 28 मई 2020 का जो टॉपिक है एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ, वो मेरे हिसाब से ये वाला पूरा हुआ। तो इसके लिए आपको मैंने असाइनमेंट नंबर 6 दिया है। तो उसमें मैंने लिखा है कि डिस्क्राइब, उसमें राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, राइट नोट्स इन ब्रीफ ऑन एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ। उसके लिए आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट नंबर ऊपर डालना है, असाइनमेंट नंबर 6, फिर नीचे आप इसको क्वेश्चन लिख दीजिए ये वाला, और उसके बाद मैंने आपको PDF के 3.5 पेज जो दिए हैं उनको एज इट इज साफ साफ उनके नीचे लिख लें। इसी के साथ आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। तो विद दैट आई
stop my lecture. So thank you very much for your patient hearing.